नमस्कार। कहते हैं कुछ बातों का जवाब महज खामोशी होती है, कुछ बातों का जवाब महज खामोशी होती है और यकीन मानो ये जवाब बहुत खूबसूरत होता है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं समाज की, बात करते हैं देश की, बात करते हैं मौजूदा गतिविधियों की। आइए सबसे पहले हम आपको कोरोना की तरफ लिए चलते हैं। कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस गति से कोरोना चल रही है। देश भर से जो खबरें आ रही हैं बेहद चौंकाऊ है और बेहद चिंताजनक है। बिहार की स्थिति काफी खराब होती जा रही है और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में भी नए केसेस लगातार मिल रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने अब जागरूकता बरतनी शुरू कर दी है। लोगों को जागरूक करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोलकाता पुलिस के जवान जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोलकाता से हमारे पास खबर आ रही है कि कोलकाता पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो कोलकाता पुलिस के जवान आप तक पहुंचते हैं और आपको जागरूक करते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं एक और खास खबर की तरफ। आपको बता दूं कि आज बंगाल में बांग्ला नववर्ष यानी पहला बोईशाख की धूम देखी जा रही है। हर जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए कई बड़े कार्यक्रमों पर रोक भी लगा दी गई है। चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में 17 तारीख को होना है, 17 अप्रैल को होना है। इसे देखते हुए चुनाव प्रचार का अभियान भी काफी तेज गति से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आसनसोल पहुंचे। आसनसोल पहुंचकर उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी मोर्चे की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और आसनसोल साउथ और नॉर्थ दोनों जगहों पर जाकर दोनों जगहों के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने वोट मांगे और उनके समर्थन में वोट करने की अपील की। जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार बंगाल में आशुल परिवर्तन यानी असली परिवर्तन होने जा रहा है। बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल के लोग काफी जागरूक हो गए हैं और पिछले 34 साल के शासनकाल को वो देख चुके हैं। 34 साल तक वाम मोर्चे की शासन था यहाँ और उसके बाद 10 सालों से यहाँ तृणमूल कांग्रेस का शासन है, लेकिन इस शासनकाल में कोई भी तरक्की नहीं हुई बंगाल की। इसे देखते हुए इस बार बंगाल की जनता असली परिवर्तन की तरफ मुड़ गई है और 2 मई को यहाँ एक नए युग का आरंभ होगा। इस तरह की बातें जेपी नड्डा ने कही। और ये जो चालाकियां करते हैं लोग, इनको प्रजातंत्र में जवाब देने का किसी में ताकत नहीं है। वो आप में ताकत है। इनको मुंह तोड़ जवाब देना बैलेट के माध्यम से देना चाहिए और ईवीएम मशीन के माध्यम से देना चाहिए। इसलिए ये मौका है जो आपको मिलने वाला है, जिस मौके का उपयोग कीजिए। मैं लंबे समय तक एमएलए रहा हूं, लोगों की सेवा भी की। आप देखिए विकास के दृष्टि से यहां 76 लाख किसान हैं। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए महीने का प्रधान किसान सम्मान निधि देने का तय किया। दीदी बीच में अड़ गई। क्या मिला इससे? होबेना 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 कोरबेना कोरबेना। अब 2 तारीख के बाद होबेना बोलते रहना। पहली कैबिनेट में अगले किस्त भी देंगे और 18,000 बकाया भी देंगे। 76 लाख किसानों को हम पहुंचाएंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मेरे ऊपर मोदी जी ने बहुत कृपा। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम, कितना 50 करोड़ पीपल गेटिंग ए हेल्थ कवरेज पर ईयर पर फैमिली 5 लाख रुपीस पर फैमिली। और कितने लोग? 50 करोड़ लोग। 50 करोड़ का मतलब हुआ सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा मेक्सिको, सब मिला लो तो मेरा आयुष्मान भारत बनता है। भारत का आयुष्मान भारत बनता है। हमने सब जगह किया। बंगाल में 4 करोड़ 34 लाख लोगों को ये लाभ मिलना था। कितना? 4 करोड़ 34 लाख। क्या हुआ? होबेना करना नहीं है। यहां हमारे गोल्डन कार्ड्स
जो पोस्टमैन से डिलीवर होने थे 4 करोड़ 32 लाख लोगों को, वो सारे के सारे फड़वा करके नाली में डलवा दिए। लेकिन यहां मोदी जी का कार्यक्रम नहीं होगा, ये इन्होंने तय किया। প্রচার করার সময় যখন মানুষের যে কষ্ট দুর্দশা, আমার আসানসোলের পরিবারের মানুষের কষ্ট চোখের সামনে এসেছে। আজকে জলের প্রবলেম, আজকে ড্রেনেজের প্রবলেম, আজকে বিদ্যুতের প্রবলেম, আজকে বেকারত্বের প্রবলেম, তখন মনে হয়েছে সত্যি আজকে যে সুযোগটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং মাননীয় আমার সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি করে দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞ জানাই, প্রণাম জানাই যে 294টা সিটের মধ্যে একটি প্রার্থী হতে পারা অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু নিজের জন্মভূমি মাতৃভূমি থেকে দাঁড়াবার এই যে সুযোগটা ওনারা করে দিয়েছেন, আপনাদের সেবা করার সুযোগটা করে দিয়েছেন, তার জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। चुनाव के मौसम में किसान संयुक्त मोर्चे का आंदोलन भी तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि हमारे पास खबरें आ रही हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज आसनसोल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसनसोल के रेलपार इलाके में आज किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और उनके साथ थी समाज सेविका, जानी मानी समाज सेविका मेधा पाटेकर, जो एक समाज सेविका तो है ही और किसान आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल है। मेधा पाटेकर उनके साथ थी और वरिष्ठ पत्रकार और किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे, बहुत बड़े तरीके से सहयोग कर रहे हैं योगेंद्र यादव, वह भी इनके साथ थे और इन लोगों ने यहाँ इस जनसभा को संबोधित किया और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। यहाँ के लोगों से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कतई न दें। इस तरह की बातें इन नेताओं ने कही और राकेश टिकैत ने साफ साफ लोगों को यह कह दिया कि अगर भाजपा की सरकार यहां बनती है तो यहां का विकास कतई नहीं होगा। इस तरह की बातें राकेश टिकैत ने भी कही। वहां पर शीतलकुची में एक इंसिडेंट हुआ है, सीआरपीएफ की गोली में कुछ वोटर की डेथ हुआ है, इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? ये तो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये काम तो करवाती है। वो मार काट का ही तो काम कराती है ये सरकार है। सर मोदी को क्या दीदी से डर लगने लगा है यहाँ पे? ये तो नहीं पता, ये तो यहाँ के लोग अगर भाई दीदी को जिता देंगे तो ठीक होगा, उसका एक देश में बड़ा वो हो जाएगा। जितना चाहिए, क्योंकि मोदी ने तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया और पूरी ताकत उन्होंने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पे जो 3 बिल है, 3 जो कानून हैं, उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करी और यहाँ के लोगों ने उनसे क्वेश्चन भी करे तो बहुत दूर वे रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका क्वेश्चन वहाँ तक सुनाई नहीं देता। लेकिन यहाँ के लोग अभी क्वेश्चन उनसे करने लगे, जो उनके लोग आते हैं उनसे ये क्वेश्चन करने लगे कि एमएसपी हमको भी मिलनी चाहिए, मिल जाएगी तो यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा सीधा। सर जिस तरीका से निर्वाचन कमीशन दीदी पे रोक लगा रही है, क्या आपको लग रहा है? ये तो लगाता है, सब भारत सरकार के कहने पे ये होता है। उन पर 24-24 घंटे के लिए रोक लगा देते हैं, 2-2 दिन के लिए रोक लगा देते हैं। वे इलेक्शनों में ना जाए, जहाँ पे इलेक्शन हो गया उन पे वहाँ पर भी पाबंदी है, तो ये उन्हीं के कहने से लगाते हैं। आप लोग क्या शीतलकुची जा सकते हैं? मेधा पाटेकर जी स्पेशली वो बहुत आंदोलन में जाते हैं, तो आप लोग भी क्या जाएंगे? हमारा तो नहीं, अभी नहीं हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हमारे कल के और जगह के प्रोग्राम है और आने वाले टाइम पे प्रोग्राम बनाएंगे। बंगाल को आदमी को क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? बंगाल को आदमी को क्या सूचना देना चाहते हैं? वो केंद्र की पुलिस है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार की घुसपैठ जो है वो हर संवैधानिक संस्था में आज है, सीबीआई, आरबीआई से लेकर चुनाव आयोग तक। ये बात चुनाव आयोग के एक भूतपूर्व कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से हमको समझाई थी, तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर हम लोग किसी भी पार्टी से चुनाव के दौरान हिंसा नहीं चाहते, हिंसा का विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो जब जातिवाद, धर्मांधता सब काम नहीं आती है, लैपटॉप और सब
बेचकर बांटकर भी काम नहीं आते, तब हिंसा का आधार है। तो जिस ढंग से सीआरपीएफ लोग ने गोली चलाई, ये कि कानूनन तहत क्या बोल रहे हैं? पर कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल, उनके ही नुमाइंदे हैं, कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सब कुछ उनके हाथ में है, सीसीटीवी से लेकर हर चीज़, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो तो चुनाव के पहले यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते थे और कुछ बिहार की फिर से पोलिंग करने के लिए मजबूर करना चाहते थे, क्योंकि जो बचा हुआ दौर है उसमें उनको कुछ डिस्टर्ब करना था। उनको डर है कि आसनसोल के उनके भी यहाँ भी उनको धक्का बैठेगा। और आसनसोल के किसान मजदूर अगर समझेंगे कि ये हिंसा यहाँ का वोटिंग डिस्टर्ब करने के लिए है, तो वो यहाँ हिंसा नहीं होने देंगे। यही हमारी कुछ दिन पहले असाउद्दीन ओवैसी आया था एआईएम से, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट भी दिए, तो वो बोले कि टीएमसी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के का दो साइड है। इस बारे में क्या बताएं? वही कहते हैं एमआईएम और बीजेपी एक ही सिक्के के दो, इससे कोई भी धर्मांधता किसी भी धर्म के पक्ष में हम नहीं चाहते। आपका जो आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए ग्रामीण इलाके में होना चाहिए, तो आज शहरी इलाके में आप लोग ये कर रहे हैं, अपना सभा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज आपके सभा में बहुत सारी चेयर भी खाली रही, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये दुकानदार भी तो इसी का हिस्सा है। अगर गांव में उनको एमएसपी कीमतें ठीक मिलेगी, जब गांव मजबूत होगा तो शहर जब भी तो मजबूत होगा। तो शहर के लोगों को भी समझाना है ये, और ये समझ गए सब, शहर के लोग भी समझ गए, और ये पूर्ण रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे हैं जो शहर में हैं। और क्या शहर में कोई पाबंदी है कि शहर में नहीं आ सकते? तो पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी दूसरी जगह भी जाएंगे, वहाँ पे भी बातचीत करेंगे। चुनाव का मौसम हो और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव और विवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दुर्गापुर से हमारे पास खबर आ रही है। दुर्गापुर के सिंहपाड़ा और कंकड़पाड़ा में एक विवाद हो गया है। यहां पोस्टर फाड़े जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। यहां पोस्टर फाड़े गए और अश्लील किस्म के नारे लिखे गए, अश्लील बातें लिखी गई इन इलाकों में। इसे देखते हुए भाजपा के समर्थकों में काफी नाराजगी है और भाजपा के नेताओं का कहना है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से इस तरह की बातें लिखी गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है ताकि उन्हें लोग वोट न दें। इस तरह की बातें भाजपा नेताओं ने कहा, जबकि तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन दृश्यों में अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां विवाद चल रहा है और पोस्टर्स फाड़े गए हैं, अश्लील बातें लिखी गई हैं दीवारों पर। इसे लेकर यहां एक विवाद कायम हो गया है। बहरहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी कायम है इन बातों को लेकर और यहां दोनों पक्षों के प्रति दोनों पक्षों में काफी तनाव व्याप्त है। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि हमारे संवाददाता ने यहां दोनों पक्षों के लोगों से, दोनों पार्टीज के लोगों से बातचीत की और उनकी बातें भी सामने लाने की कोशिश की। आप देखिए कि दोनों पक्षों के लोग क्या कह रहे हैं एक दूसरे को। কথা বলা হচ্ছে, আমরা সেগুলো দেখেছি। আর আমরা সিংপাড়ায় জানি বিজেপি সিংপাড়ায় কিছু নেই। 61 এবং 62 নম্বর বুথে বিজেপির কিছু নেই। দু একজন বিজেপি ঝান্ডা ফান্ডা নিয়ে এসে লাগিয়েছে, দু একজন ওই পোস্টার লাগিয়েছে, কারণ লোক নাই তো লাগাবে কোথা থেকে। যেগুলো লাগিয়েছিল গরমের ফলে সেগুলো হয়তো ছেড়ে পড়ে গেছে। আর হাওয়া গরম করবার জন্য দু চারটা কথা ওলাই নিজেরাই রাতের অন্ধকারে লিখে এইসব করে থানায় অভিযোগ করছে। আর থানায় অভিযোগ করে এরা প্রচার চাইছে আসলে মানুষের কাছে। মানুষকে আজকে দেওয়াল লিখন পোস্টারিং করা এসব করার জন্য তো দলের কর্মীদের দরকার। এরা 300-400 টাকা করে আমরা শুনতে পাচ্ছি বাইরে থেকে লোককে দিচ্ছে এবং পয়সা দিয়ে লোক দিয়ে যদি কাজ করানো হয়, একটা রাজনৈতিক দলে তো এরকম কাজ, এগুলো হচ্ছে কন্ট্রাক্টর লেবার দিয়ে এরা কাজ করাচ্ছে। এদের দলের তো কর্মী কিছু নাই, তাই কি করবে? শুধুমাত্র থানায় অভিযোগ করছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের নামে বদনাম করবার চেষ্টা করছে। এর বাইরে কিছুই না। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে শক্তিশালী, অনেক বেশি শক্তিশালী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এরকম কালচারে বিশ্বাস করে। কারণ পোস্টার, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়া, অশুভ ভাষায় গালিগালাজ করা, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার নয়। কারণ এরা বাইরে থেকে আসছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারেন না। এরা তো বাইরের কালচার আবিষ্কার করছে, তো স্বাভাবিকভাবে এদের কাছ থেকে এর বেশি আশা করা যায় না। এরা এগুলো করবে। আপনার নাম? আমার নাম সমরেশ ব্যানার্জি, কাকসা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি। বলছি কি হয়েছে এখানে? এখানে কাল রাত্রে মনে কিছু
সাংস্কৃতিক পতাকাগুলো সে আমাদের ছিঁড়ে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে। তো করেছে, কারা করেছে সেটা আমরা দেখিনি, আমরা পুলিশকে জানিয়েছি ব্যাপারটা, আর নির্বাচন কমিশনকেও আমরা জানাচ্ছি। মানে একটা অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে, আমরা সেটা চাই না, তাই জন্য নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি, পুলিশকে জানিয়েছি। কি মনে হচ্ছে কারা করতে পারে এটা? সেটা তো আমি চোখে দেখিনি কাউকে। হ্যাঁ, তো এগেনস্ট পার্টি করতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম সৌরভ মুখার্জি, 4 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর। সিংপাড়ায় আমাদের পার্টি কর্মী আছে সন্তোষ দাস, তার বাড়ির দেয়ালের উপরে একটা অকৃত্য ভাষায় তার মায়ের নাম করে গালগালাজ লিখেছে, আমাদের পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে। বরাবর এই ধরনেরই কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায়। আপনারা অভিযোগ জানিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা থানাকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি আর বলেছি স্যার এগুলো ইনকোয়ারি করুন, আর যারা অসামাজিক তত্ত্বরা এই ধরনের কাজ করছে আর যে তৃণমূলের নেতারা তাদের উপরে আশীর্বাদ করে রেখেছে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আপনারা আইনানুগ ব্যবস্থা নেন, না হলে সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন এখানে করানো যাবে না। আপনার নাম? আমার নাম রমন শর্মা, ভারতীয় জনতা পার্টি বর্ধমান সদর জেলার সহসভাপতি। আমাদের অফিসে এই এলাকায় প্রচারের জন্য আমাদের অফিসটা সাজানো হয়েছিল কালকে। তো রাত্রের অন্ধকারে পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা চোর, কথাই হচ্ছে যে আমাদের আইনের ভাষায় বলা হয় যে ক্রিমিনাল বারবার একই জায়গায় ঘুরে আসে। সকালবেলা এসে দেখছি এই সমস্ত ভাঙা, আর এখন দেখতেই পাচ্ছেন পাশের যে অফিসটি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির অফিসের লোকজন জড়ো হয়েছে, তারা অর্থাৎ চোর সেই জায়গায় আবার ফিরে আসে ক্রাইম করার পর, ঠিক সেরকমভাবেই তারা ফিরে এসছে, তারা দেখতে এসছে। যদি মনে করে থাকে যে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস ভাঙার মতন উদ্যত্ত বিজেপির হয়েছে, তাহলে জেনে রাখবেন আগামী দিনে বিজেপিকে এর কনসিকুয়েন্স ফেস করতে হবে। এর আমরা চরমতম জায়গায় যাচ্ছি। দুর্গাপুরের বুকে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস যারা ভাঙছে তাদেরকে আগামী দিন সাবধান হতে হবে। 2রা মে রেজাল্ট তো আমাদের ফেভারে আসবেই, সেটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা এটাই যে এই দুর্গাপুরের মাটিতে যারা এই সমস্ত ক্রাইম করছে তাদেরকে থাকতে পারে কি না, সেটাই আমাদের এখন বিচার্য বিষয়। আমরা চিন্তাভাবনা করছি যে এই জাতীয় ক্রাইম দুর্গাপুরে, শান্ত দুর্গাপুরকে কতগুলো বাইরের লোক নিয়ে এসে, কতগুলো উত্তরপ্রদেশ বিহারের থেকে লোক নিয়ে এসে যে ক্রাইম করার চেষ্টা করছে, সেটা কিভাবে ঠেকানো যায় আমরা প্রশাসনিকভাবে সে ব্যবস্থা তো নেওয়াই হবে। যদি না নেওয়া হয় দুর্গাপুরের মানুষ তার জবাব দেবে, এবং 2রা মের রেজাল্ট সেদিনকে বলে দেবে যে এখানে ক্রিমিনালদের জায়গা আছে, কয়লা চোরদের জায়গা আছে, লোহা মাফিয়াদের জায়গা আছে, না দুর্গাপুরের সাধারণ মানুষের জায়গা আছে, বুঝিয়ে দেবে। এটা নিয়ে কি কোনো অভিযোগ আপনারা করছেন? অভিযোগ শুধু নয়, আমরা গোটা দুর্গাপুরে ওই যে যারা সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বসে খাওয়ানোর জন্য পাঠানো হয়নি, তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা দেখা পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ফোর্স যারা আজকে কন্ট্রোল করছে, তারা মনে করবে যে ভোটের দিন তারা মানুষকে মারবে, গুলি করবে, ভয় দেখাবে, এটার জন্য নয়, মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি আজকে না করে, আজ রাত থেকে যদি সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা গোটা দুর্গাপুরের মানুষের জন্য না করে, তাহলে আমরাও দেখব রাজনৈতিকভাবে তার কীভাবে মোকাবিলা করা যায়। আপনার নাম? কল্লোল ঘোষ, আমি ইলেকশন এজেন্ট প্রদীপ মজুমদার। ভারতীতে একটি ঘটনা ঘটেছে, আসন্ন বিধান ভারতীতে একটা ঘটনা ঘটেছে যেখানে তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যেটা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যারা বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে নিয়ে এসে অশান্ত তৈরি করার চেষ্টা করছে দুর্গাপুরকে, কি বলবেন? ভারতীয় জনতা পার্টি স্বচ্ছ রাজনীতি করে, কাউকে ভেঙে, কারো কোনো রাজনৈতিক দলের অফিস ভেঙে ভারতীয় জনতা পার্টিকে রাজনীতি করতে হয় না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকে জানেন কটা পার্টি আছে এখানে। তৃণমূল কংগ্রেস তার দলটাই নেই, সবার ইন্ডিভিজুয়াল দল হয়ে গেছে। এখানে 43টা কাউন্সিলর, 43টা দল, সবাই নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে, একটা কে বেশি তোলা তুলবে। আর 12 দিন না 8 দিন বাকি আছে তোলার লাস্ট সময়, এখন তোলার কম্পিটিশন হচ্ছে, যে বেশি তুলে নিচ্ছে তার অফিস আরেকজনকে ভেঙে দিচ্ছে। তাই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দুর্গাপুরকে স্বচ্ছভাবে এগিয়ে নিয়ে শিল্পনগরী করতে চাই, এটাই আমাদের প্রত্যেক দুর্গাপুরবাসীর কাছে আশ্বাসন। আপনারা অভিযোগ করেছেন সেটা হচ্ছে আইকিউ সিটিতে কিছু লোককে ভাড়া করে রাখা হয়েছে। আইকিউ সিটিতে এবং বিভিন্ন জায়গায়, যেরকম আগে 2017-এ সাধারণ দুর্গাপুরবাসীকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি, 2018-এ পঞ্চায়েতে মলানদিঘি, আমলাজোড়া, গোপালপুরে ভোট দেওয়া হয়নি। তাই আমরা সেন্সিটিভ বুথ আমরা ইসিআইকে জানিয়েছি, পুলিশ অবজারভারকে জানিয়েছি, এবং ইলামবাজার থেকে যে রাস্তা কাঁকসা হয়ে দুর্গাপুরে ঢুকছে ওখানে আমরা বলেছি ভালো করে নাগা লাগাতে, এবং পুরুলিয়া থেকে যেগুলো আসানসোল হয়ে
এবং বাঁকুড়া হয়ে যেটা দুর্গাপুরে ঢুকছে ওটাতেও নাকা লাগাতে আপনাদের মাধ্যমে আমি পুলিশ অবজারভার, ইসিআই এবং কমিশনার অফ পুলিশ এডিপিসিকে আবার জানাচ্ছি, অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে এখানে যারা যোগাযোগ করছে, বীরভূম থেকে যেটা বোমের ফ্যাক্টরি, বাংলার কোনো ফ্যাক্টরি নেই, বোম ফ্যাক্টরি, তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্ছে অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বারবার আসছেন, পাণ্ডবেশ্বরও এসে এখানে ভাঙচুর করার একটা প্ল্যান করে গেছে এবং আইকিউসিটি ছেড়েও বিভিন্ন জায়গায় বাড়িতে 5 জন 6 জন করে বাইরের গুন্ডা, তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডা, যারা 2017-এ মুখ এরম বন্ধ করে, 2017-এ দুর্গাপুরে কোভিড এসে গেছিল, মুখ বন্ধ করে লোক দাপাদাপি করছিল। আমাদের তো কোভিড এখন এসছে, আমরা প্রথম যে সংক্রমণ দুর্গাপুরের এবং বাংলা বড় সংক্রমণ সে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, তাই মাস্ক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ওদের সংক্রমণ আমাদের নাকে না ঢুকে যায়। তাই আমরা প্রথম কোভিডের থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মুক্তি চাই, দুর্গাপুরবাসী মুক্তি চাই, সেই হিসেবে আমরা বেরিয়ে আসছি। আজকে আমাদের খুব শুভ দিন, নববর্ষ দিন, ঢাকের আওয়াজ, পয়লা বৈশাখ। আমরা আজকে সেকেন্ডারি থেকে কনিষ্ঠ বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত লোকদের পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মন্দিরে মন্দিরে যাব, ইস্কনে যাব এবং দুর্গাপুরবাসীর মনোকামনা যেন পূর্ণ হয়। একটাই মনোকামনা, যেন তাদের অধিকার রক্ষা হয়, তাদের কণ্ঠরোধ না হয়। रानीगंज के मंगलपुर से पुलिस ने 1,70,000 रुपए बरामद किए। आपको बता दूं कि 17 तारीख को पश्चिम बर्धमान जिले में मतदान होना है, विधानसभा मतदान होना है। इसे देखते हुए रानीगंज पुलिस ने अपने तरीके से यहां एक अभियान शुरू कर दिया है और मंगलपुर इलाके में कैंप लगाया गया है और इस कैंप के माध्यम से नजर रखी जा रही है उन वाहनों पर, उन लोगों पर जिन वाहनों के जरिए कोई अप्रिय वस्तु या अप्रिय चीजें तो नहीं ले जाई जा रही हैं। इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के क्रम में आज 2 वाहनों से 1,70,000 रुपए रानीगंज पुलिस ने बरामद कर लिए। अब ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये रुपए कहां ले जाए जा रहे थे और क्यों ले जाए जा रहे थे। इस मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्दी ये साफ हो जाएगा कि ये रुपए कहां ले जाए जा रहे थे, ये रुपए जायज हैं या नाजायज है, किस पर्पस के लिए ले जाए जा रहे थे। बहरहाल पुलिस का ये अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि पुलिस अपनी तरीके से यहां अभियान चला रही है। सर ये तो जो डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑफिस में लेकर के आए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो लीगल में आपको मिल जाएगा, दोनों टेंशन में आप जगह। आसनसोल के काल्ला इलाके से एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। आसनसोल के काल्ला इलाके में एक छठ घाट है जो प्रभु घाट के नाम से जाना जाता है और इस छठ घाट में पिछले 44 सालों से यहाँ के लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते आ रहे हैं। जो भी व्रती हैं हर साल यहाँ पहुँचते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आपको बता दूं कि चैती छठ पूजा का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ व्रत करने छठ व्रती पहुँचेंगे इस छठ घाट पर। लेकिन यहाँ पास में एक ब्रिज का निर्माण चल रहा है पिछले काफी दिनों से और ब्रिज के निर्माण को लेकर, पुल के निर्माण को लेकर यहाँ इस छठ घाट की तरफ जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। आज यहाँ के लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। यहाँ के जाने माने समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छठ घाट की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसे देखते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर विरोध किया और हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। अच्छा चलिए बाइट नहीं देंगे, ठीक है। मैंने प्रशासन से बातचीत हो गया, ऐसा बोले। प्रशासन से भी बात हुई है क्या? प्रशासन से बात होगी, उस हिसाब से बात। क्या आश्वासन मिला? उनका उनसे आश्वासन नहीं मिला कि आप क्या चाहते हैं। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को घाट को बढ़िया से रास्ता, माताएं बहन को कोई कष्ट ना हो।
मीटिंग है, कॉन्ट्रैक्टर भी रहेंगे, ओसी साहब रहेंगे और अधिकारीगण रहेंगे। हम लोग कल इसको फाइनल करके उनका कहना है कि परसों से काम चालू करा देंगे। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल से भी लगातार हमें खबर मिल रही है कि नए केसेस मिल रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दूं कि मुर्शिदाबाद जिले में शमशेरगंज सीट से, विधानसभा सीट से संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार थे रिजाउल हक, उनकी मौत हो गई कोरोना संक्रमण की वजह से। इसके बाद और भी दहशत पसर गई है और शमशेरगंज और आसपास के इलाकों के लोग काफी डरे हुए भी हैं। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है, बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल भी जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।